इंडिसेस जो है वो एक ही टाइप के होते हैं, शायद वो लार्ज कैप होते हैं या एक उनका मिक्सचर होता है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली कॉन्ट्रेरियन पोजीशन ले लेते हो और डिफेंसिव मार्केट में आप फुल्ली लार्ज कैप हो जाते हो, बीएसई 500 जैसे इंडेक्स को भी आप बीट कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो फिर भी कुछ हद तक मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर रहता है। 25-30% अभी भी है, 30-70% लार्ज कैप है। लेकिन अगर आप 90% लार्ज कैप अपने फ्लेक्सी कैप फंड में ले लेते हो, तो योर एबिलिटी टू आउट परफॉर्म द मार्केट इन अ वीक मार्केट साइकिल बिकम्स सिग्निफिकेंटली हायर। हाँ, ये फंड मैनेजर का चॉइस जरूर हो सकता है कि फ्लेक्सी कैप फंड भी वो शायद 20 स्टॉक या 25 स्टॉक से चलाना चाहता है, वो अलग, दैट इज हिज ओन चॉइस एंड विल। बट कैटेगरी आपको कंप्लीट फ्रीडम देती है, ठीक है। तो आई थिंक वेराज इन केस ऑफ फोकस फंड आपको एक नेचुरल कंसंट्रेशन रिस्क सामने आ जाता है, क्योंकि यू कैन नॉट हैव मोर देन अ स्पेसिफाइड 30 इज द मैक्सिमम लिमिट। बट अगर कुछ बड़े जो होल्डिंग्स है आपके फंड में या आपके पोर्टफोलियो में या वो स्कीम के, उसमें अगर कोई बड़े चेंजेस होते हैं, शायद वो टॉप होल्डिंग स्टॉक है, अगर वो निकल जाता है या कुछ और एक नया स्टॉक आ जाता है विच बिकम्स द टॉप होल्डिंग, तो आई थिंक तब कुछ, एंड आई वुड नॉट से जस्ट द नंबर 1 स्टॉक बट मे बी द टॉप 10 और टॉप 15 स्टॉक्स को अगर आप थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करें, तो आपको फंड मैनेजर का अप्रोच या माइंडसेट या थिंकिंग प्रोसेस आपको शायद पता चल जाएगा कि ये अब इस तरीके के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक एज एन इन्वेस्टर यू डोंट नीड टू नेसेसरली बाय 20 म्यूचुअल फंड्स और इवन 10 म्यूचुअल फंड्स। मैंने खुद ने मेरे पास शायद 10 थे, मैंने उसको 4 या 5 कर दिए। Okay. So I think that is enough to meet your requirements. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव विद अस मिस्टर ताहिर बादशाह, who is the Chief Investment Officer at Invesco Mutual Fund. So Mr. Tahir has over 31 years of experience in the Indian equity markets. In his role as Chief Investment Officer, Mr. Tahir Badshaw is responsible for the equity and fixed income investment function at the firm. He has been with Invesco Asset Management India for over 8 years. In his previous role with Motilal Oswal Asset Management as Head of Equities, Mr. Tahir was responsible for leading the equity investment team. In the past, he has also worked with companies like Kotak Mahindra Investment Advisors, ICICI Prudential Asset Management, Alliance Capital Asset Management, etc. Mr. Tahir holds a Master's in Management Studies (MMS) with specialization in finance from SP Jain Institute of Management and a BE degree in electronics from the University of Mumbai. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात and thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ we have someone very special after a reasonably long time. We have with us Mr. Tahir Badshaw, who is the President and Chief Investment Officer at Invesco Mutual Funds. Tahir sir, thank you so much for giving us your time today and welcome to Mutual Fund की बात. Thank you Namrata, happy to be here once again. Thank you so much. Thank you. So, आज guys जो हम discuss करने वाले हैं, that's going to be around flexi cap funds and focused funds. And Tahir sir is going to give us a lot of insights around these categories. तो Tahir, सबसे पहले तो हम आपसे थोड़ा US tariffs के बारे में बात करना चाहेंगे because every day we hear a lot of news around this. And अभी जो हम देख रहे हैं कि US tariffs are again back in the spotlight. अगर देखा जाए तो Canada, EU, Mexico, इन सब के जो tariff rates हैं, they could be higher compared to India, जो शायद अभी भी 20% से नीचे रहेगा, all thanks to the India-US trade deal. So please help us understand कि क्या ये trade deal की वजह से Indian economy को boost मिलेगा? Because when we look at the other economies, they might be suffering because of the US tariffs. But do you think for India ये एक अच्छा scenario है where we would look at some boost in the economy? So Namrata, as you know कि we are at the final phases of that deal and probably मतलब उसका नतीजा शायद आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चलेगा, given that many other countries के साथ उनके negotiations और discussions लगभग close हो चुके हैं, तो हमारे साथ भी I think we should probably be in a position to close. And what it looks like is that given that we were one of the few countries which had actually been in negotiations all throughout, और अगर हम देखते हैं जो वहाँ की US प्रेसिडेंट की जो अप्रोच रहा है, आई थिंक इज दैट ही हैज इन विद दोज कंट्रीज वेयर देयर हैज बीन अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट, शायद कुछ रियायत मिली हुई है कंपेयर टू द April 2nd
tariffs which were announced initially. So I think India also, therefore, to that extent, has a better chance of ending up with maybe something which is relatively more comfortable. I think anything less than 20 will be considered, 20% will be considered to be a good number. There are very few countries, जैसे for example, I think we saw Indonesia last night, जिसको 19% उन्होंने agree किया हुआ है. And I think India probably has a better chance to maybe do less than 20, perhaps even lesser than, or maybe somewhere between 10 and 15 अगर आ जाता है तो it will be a relatively good outcome for India, मैं कहूँगा. लेकिन साथ ही साथ from an impact perspective, we have to be clear that in the short run it will probably be negative for every country, क्योंकि you know even if it is 15% or 10% for India at an aggregate level, it will be higher than the 2-3% that we had been having before the this whole discussion started. And to that extent, therefore, uska asar clearly in the short run will be visible even for India's export-oriented sectors and certain segments. इस बात पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि you know while aggregate level पे it might be whatever number 12, 15%, 20%, but there might be certain categories of products जैसे कि for example autos, pharmaceuticals, maybe to some extent जहाँ पे you know we might end up having to pay much higher import duties, and we might also have to provide concessions to the US in certain sectors, जैसे for example agro products वगैरह की जो बात हो रही है, even to some extent on oil and gas. तो I think net short term में मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा benefit की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. In fact, I think we should expect कि थोड़ा बहुत हल्का सा GDP में contraction भी आ सकता है, especially on account of the external sector, लेकिन that might be maybe 10-20 bips of GDP growth. So if we are growing at 6.5%, तो 6.3, 6.4 इस तरीके का हो सकता है, which is not probably very material. Long term, yes, you are right कि impact could be, benefit could be relatively more substantial. और जैसे लग रहा है from the current state of the outcome, बहुत सारी countries है जो Mexico, for example, and Europe, you know, we saw it with some of the other Middle Eastern countries, and you know even let's say places like Vietnam, etc., Japan for that matter, they are all going to end up maybe 25%, in certain cases even 30%. So if we end up below 20 or around the 15% mark, then clearly a competitive advantage over a period of time develop होते जाएगा, particularly with countries like China या some of the other eastern economies, जहाँ से हम कुछ हद तक थोड़ा export related market share gain कर सकते हैं. So in the short term we may not see a lot of benefit, लेकिन अगर हम long term में देखें तो शायद इसका एक positive impact शायद हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. You know जब भी हम मार्केट्स की बात करते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करिए एंड यू नो यू विल बी फाइन इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. लेकिन एक जो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी. तो अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें, दे आर वेरी वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी फॉर इन्वेस्टर्स. तो जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिले, दे कुड लुक एट फ्लेक्सी कैप फंड्स. तो ताहिर साहब हमें ये बताइए कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उनका एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या इंपॉर्टेंस होता है, एंड आर दीज फंड्स रेलेवेंट फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर. सो आपके व्यू में ये बताइए कि फ्लेक्सी कैप फंड्स का क्या बेनिफिट हो सकता है एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में. तो देखिए फ्लेक्सी कैप फंड्स की एक सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन जो है वो इन द होल you know mutual fund basket of funds which are there in different categories etc. यही एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे actually from a fund manager perspective या from the portfolio manager standpoint आपको किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है. This is a completely this is one category where you have complete freedom in terms of what you want to do. All other categories, whether it is large cap, mid and small cap, बहुत सारी categories है, thematic funds है वगैरह वगैरह, आपको एक you know you are bound by certain regulatory guidelines that आपको minimum exposure इतना रखना है in mid caps या small caps या depending upon the strategy or depending upon the mandate. This is one category where you are free to operate. So what it does is that it opens up a lot of flexibility at the end of the fund manager or at the portfolio manager's end. Okay. That is why it is actually called a flexi cap fund. So from an investor perspective से अगर देखें तो investors के लिए ये benefit आ जाता है कि unlike other funds, दिस इज़ अ फंड विच हैज़ कंप्लीट फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट. और अगर आपने सही उस कैटेगरी में सही फ्लेक्सी कैप फंड का आपने अगर चयन आप करते हो, तो based on the manager's expertise, based on the manager's philosophy of running the fund, based on the manager's way of managing the risk in the fund, you can get maximum benefit because you are free to operate depending upon what the market conditions are in front of you. अगर बहुत ज़्यादा you know अगर मार्केट की साइकिल इस तरह की है where risk taking is encouraged, then flexi cap fund can take the maximum amount of risk by even having a very large exposure to mid cap, small cap या whatever type of stocks that they want to probably own. If the market environment is somewhat difficult हो जाता है
तो फ्लेक्सी कैप फंड इज अ फंड विच कैन एक्सरसाइज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉशन, और अगर Okay. उनको चाहे तो मतलब जितना चाहो आप रिस्क अवर्स कर सकते हो, आप इवन 95% लार्ज कैप में ओन कर लो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट Restriction इवन इन अ नहीं। लार्ज कैप फंड आप मैक्सिमम आपको मतलब मिनिमम 80% रखना है, तो लार्ज कैप फंड्स में भी एक्चुअली सम कुछ हद तक आई थिंक पीपल फंड मैनेजर्स डू कीप सम एलोकेशन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, बट इन Sure. फ्लेक्सी कैप फंड्स यू हैव द कंप्लीट लिबर्टी टू गो as high as even 100% in any one particular area, so or in any one particular market cap bucket. So I think from a flexibility perspective ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और if the configuration of the fund is right, then the fund manager of a flexi cap fund can use it to his maximum advantage under all kinds of market conditions. So, अगर हम एज एन इन्वेस्टर एक फ्लेक्सी कैप फंड को देख रहे हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक मार्केट साइकिल नहीं है जिसमें हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड शायद अच्छा करेंगे, तो so is there any how are flexi cap funds नहीं, linked to different market cycles? तो इसमें बेनिफिट यही है कि दिस कैन बी अ फंड विच कैन शो आउट परफॉर्मेंस इन ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट साइकिल्स, अगर पोजीशनिंग आपकी करेक्ट है फंड की। तो जैसे मैंने कहा Okay. कि अगर डिफेंसिव मार्केट कंडीशंस भी है, डिफिकल्ट मार्केट कंडीशंस भी है, इकोनॉमिक साइकिल वीक है, और उसके ऊपर अगर मार्केट की प्रक्रिया भी वीक है, तो आप हाँ. अपने पोर्टफोलियो को जितना चाहो डिफेंसिव कर सकते हो, एंड येट यू एंड दैट विल इनेबल यू टू बी एबल टू एटलीस्ट बीट द इंडेक्स। शायद माहौल ऐसा हो जहाँ पे एब्सोल्यूट पॉजिटिव रिटर्न्स अगर मुश्किल हो जाता है मिलना, तब भी आप इंडेक्स को अच्छी तरह बीट कर सकते हो इफ यू हैव अ फ्लेक्सी कैप फंड। और फ्लेक्सी कैप फंड के इंडेसेस जो होते हैं, नॉर्मल बेंचमार्क्स होते हैं, वो टिपिकली निफ्टी या BSE 500 या इस तरीके के बेंचमार्क्स Yeah. होते हैं। तो आप इंडेसेस जो है वो एक ही टाइप के होते हैं, शायद वो लार्ज कैप होते हैं या एक उनका मिक्सचर होता है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली कॉन्ट्रेरियन पोजीशन ले लेते हो और डिफेंसिव मार्केट में आप फुल्ली लार्ज कैप हो जाते हो, BSE 500 जैसे इंडेक्स को भी आप बीट कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो फिर भी कुछ हद तक मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर रहता है। 25-30% अभी भी है, 30-70% लार्ज कैप है। लेकिन अगर आप 90% लार्ज कैप अपने फ्लेक्सी कैप फंड में ले लेते हो, तो योर एबिलिटी टू आउट परफॉर्म द मार्केट इन अ वीक मार्केट साइकिल बिकम्स सिग्निफिकेंटली हायर। एंड जब अगर वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से माहौल हैज बीन रीजनेबली पॉजिटिव, आई थिंक इन दैट साइकिल आल्सो यू कैन आउट परफॉर्म, क्योंकि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप चाहो इतना एक्सपोजर ले सकते हो। तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड मार्केट कैप्स जो बाकी सब फंड्स या कैटेगरीज में आपको नहीं मिलती है, दैट यू कैन हैव इन फ्लेक्सी कैप। तो अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट साइकिल्स ये आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। ऐसा आइडियल वर्ल्ड में इस तरीके से उसका प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है। It all depends upon how the fund manager is able to extract it. I completely agree with you, and but I do believe कि जितना हम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं ना फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, उतना ही हम देखते हैं कि एटलीस्ट इंडिया में जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, दे आर वेरी वेरी लार्ज कैप फोकस्ड, राइट? बल्कि ये बोला जाता है कि कितने सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जिनमें शायद 60-70 टू सम एक्सटेंट 80% तक लार्ज जी। कैप्स रहते हैं। सो विच जी। मीन्स आपको फिर लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक फ्लेक्सी कैप ही ले लीजिए, बिकॉज दैट्स व्हाई यू विल हैव अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियो ओवरलैप अदरवाइज। सो माय क्वेश्चन टू यू सर इज कि हर फ्लेक्सी कैप फंड्स अलग अलग अप्रोच लेते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फंड्स। कुछ होते हैं जिसमें बहुत सारे लार्ज कैप एलोकेशन दिया जाता है, बट ऑफ कोर्स ऐसे भी फंड्स हैं जिनमें शायद मिड कैप और स्मॉल कैप्स पे भी अच्छा फोकस किया जाता है। सो कैन यू प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में अलग अलग अप्रोचेस क्या हो सकती हैं और उनके फायदे या नुकसान क्या हैं फॉर from an investor's perspective? So Namrata, this is a very good question and you raise an important issue कि बहुत सारे जो funds इस category में है largely are large cap oriented and कुछ हद तक it is an industry level constraint because बहुत सारे जो funds है in this category they are relatively large in size और beyond a particular point मैं I think I'll admit कि this category has that constraint कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हो इस space के अंदर या the fund size becomes relatively large compared to let's say the median of the market, then I think your ability जो initial जो premise है ये fund का कि you should have the flexibility to move across market caps depending upon market cycle कहाँ है, risk cycle कहाँ है, इकोनॉमिक साइकिल कहाँ है, वैल्यूएशन की साइकिल कहाँ है, उसके बेसिस पे आपको अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, कंस्ट्रेन हो जाती है ऑन अकाउंट ऑफ साइज। और एबिलिटी टू मूव फ्रॉम मिड टू लार्ज या लार्ज टू मिड और स्मॉल becomes relatively constrained with a larger size fund. To that extent, at this stage, I mean, we are lucky that we are still starting off, और we are हालांकि our fund is relatively new, but not that new either. अभी करीब more than 3 years हो चुके हैं ये fund को, so to that extent
It is not a very new fund, but at the same time, in terms of size, we are not too small so as to be irrelevant, and at the same time, we are not too large कि we are constrained कि we will not be able to move between market caps. Today at this stage, in fact, if you see our flexi cap fund, we are at 50% large cap, which is significantly, I would say, lesser compared to the average of the industry, which perhaps I haven't seen the last number, but maybe closer to the 65 or 70% mark as you are alluding. So I think to that extent we have that flexibility to exercise at this stage, and perhaps maybe for the foreseeable future, this fund, even if it grows, will have that ability to do so. But I think I would like to add here that in addition to the flexibility on market cap, जो वैसे भी category allows us, what we have also done is that we are trying to manage this portfolio with another layer of a template, I would say, which is like this, that we want the fund to be essentially comprising of three portions or parts. We look at it in three buckets. One is about high growth companies with decent quality. We look at them from the perspective of generating that desired alpha that we want to have from the strategy. The other thing is, the second bucket is about companies which are high quality, but perhaps are not at this stage in their pink of growth. They are not in a very high growth phase abhi. शायद they are going through certain business challenges या industry related challenges, as a result of which growth is not very exciting. And perhaps less than system rate of growth. जैसे कि for example कुछ consumer companies हो गई, FMCG companies हो गई, maybe to some extent even some of the banks. They are all growing at, or rather in the last some years have been growing at a rate which is lesser than the system rate of growth. System rate of growth, by which I mean GDP, जो nominal GDP growth rate हम कहते हैं 10-11% के आसपास की जो ग्रोथ रेट रहती है, उससे भी कम अगर आपकी ग्रोथ रेट है, लेकिन आपकी दे आर बेसिकली वेल मैनेज कंपनीज, वेरी हाई क्वालिटी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट डोमेस्टिक डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड. तो दैट इज द सेकंड bucket which is what we take exposure to in our flexi cap fund. And then we have the third category, which is about value. So the first two categories are growth oriented, but there's a third category which is value, and in that we try to take exposure in select value oriented turnaround stroke contra kind of companies. As you know, we run a very successful contra strategy, so we take some cues out of that strategy, and certain parts of that strategy we try to replicate in this portfolio. इससे क्या होता है कि, so two things. One is that at this stage we are the first bucket approximately has 60% exposure in the high growth companies. We have approximately 30% exposure in the second bucket, which is high quality but somewhat subdued growth, and then we have about 10 odd % in that part which is basically value. Now what this does is that it gives you flexibility across, not just across market cap, वो तो वैसे भी हमें मिल ही रहा है. I mean the category allows us that flexibility, but in addition to which we are giving ourselves this flexibility around these three components, that at times if the market becomes value oriented, तो हम वो value component को बढ़ा सकते हैं. And अगर at most of the time the India में growth environment is generally strong, so we will have continue to have a higher exposure to the growth buckets, but we at least have the flexibility to move a little bit from the growth to the value bucket. So I think we are able to manage the fund across different kinds of market cycles, whether it be market cap related market cycles. कभी large cap चलते हैं, कभी mid cap चलते हैं, कभी small cap, तो वो एक cycle को हम we can exercise liberty. और दूसरी cycle कभी कभार ये हो जाते हैं कि sometimes value is in favor, sometimes growth is in favor. तो हम that second layer allows us to have flexibility across that lever as well. Okay, we can shift the funds bias towards growth or a little bit more towards value, and so on and so forth. So I think in that sense we are giving it one more dimension on the basis of which we are trying to differentiate ourselves. And इसका second benefit ये होता है कि we are able to manage risk better at an aggregate level. Risk management can happen through the market cap route, कि आप लार्ज कैप हो जाओ तो डिफेंसिव हो जाओगे, या मिड कैप स्मॉल कैप हो जाओ तो अग्रेसिव हो जाओगे. तो आपको अगर रिस्क लेना है तो मिड स्मॉल ज़्यादा कर लो, आपको रिस्क कम लेना है तो फिर लार्ज कैप बढ़ा दो. That is one way of controlling risk, and the other way of controlling risk is this allocation between growth and value. And within growth also, जैसे मैंने कहा, there's one component which is about high growth companies, and the second component which is about these high quality companies.
Now, these high quality companies give you that defensiveness and stability to the portfolio in times if for even short periods of time if the market becomes volatile. So I think that is how we are trying to differentiate our flexi-cap fund from peers in the market. And like as I said, our size allows us to exercise that flexibility effectively. But are we trying to derive this कि जो बड़े फंड्स होते हैं फिर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है या डाइवर्सिफिकेशन कम होता है क्योंकि उनमें थोड़े रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक सो वुड इट No, Zahir, can we naturally, say I mean, I that? think, and I think we will also have to cross that stage at some point in time. Okay. मैं नहीं कह रहा हूँ कि we will always be immune to that, but Yeah. perhaps if our fund grows reasonably well, which we will welcome, in the process we will have grown. But I think we will also encounter the challenge, and perhaps that is. I'm just saying that it is not to say that the larger funds are not able to do anything at all, but the Yeah. maneuverability is limited compared to what Little, probably some of the smaller or mid-sized funds can extract. Okay, wonderful. So, Tahir sir, इस एपिसोड का थीम है फ्लेक्सी कैप फंड्स अलॉन्ग विद फोकस्ड फंड्स एंड आई थिंक जी फोकस्ड फंड्स भी फ्लेक्सी कैप फंड्स के तरीके से ही काम करते हैं वो भी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट्स उसमें ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ स्टॉक्स वुड बी रिस्ट्रिक्टेड सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक फ्लेक्सी कैप फंड में और एक फोकस्ड फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स का क्या उतना ही कंट्रीब्यूशन रहता है यू थिंक कि फोकस्ड फंड्स में भी लार्ज कैप्स आर हैवी और उसमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सो देखिए फंडामेंटली बोथ दी स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट हालांकि Okay. एक चीज कॉमन जरूर है कि फोकस फंड में एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप 30 स्टॉक से ज्यादा नहीं ले सकते आर फंड इज अ 20 स्टॉक पोर्टफोलियो सो वी आर इवन मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फंड परहैप्स मैं कहूंगा इन द मार्केट टुडे तो हम 20 स्टॉक से ज्यादा हमारे ये फोकस फंड में खरीदते नहीं है एट एनी पॉइंट इन टाइम खरीद ही नहीं सकते मतलब वी आर लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट लेकिन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि फ्रॉम अ मार्केट कैप पर्सपेक्टिव यू हैव कंप्लीट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप फंड में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे मैंने समझाया फोकस फंड में आपके जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स है उसको आप ब्रीच नहीं कर सकते तो वो ऑब्वियसली एक रिस्ट्रिक्शन आपके लिए हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सी और फोकस फंड में ये डिफरेंस आ जाता है कि फ्लेक्सी फंड कैन will usually be diversified. Okay. It will have lot more flexibility in terms of number of stocks you own. हाँ ये फंड मैनेजर का चॉइस जरूर हो सकता है कि फ्लेक्सी कैप फंड भी वो शायद 20 स्टॉक या 25 स्टॉक से चलाना चाहता है वो अलग दैट इज हिज ओन चॉइस एंड विल बट कैटेगरी आपको कंप्लीट फ्रीडम देती है ठीक है तो आई थिंक वेराज इन केस ऑफ फोकस फंड आपको एक नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क सामने आ जाता है क्योंकि यू कैन नॉट हैव मोर देन अ स्पेसिफाइड 30 इज द मैक्सिमम लिमिट हमारे केस में वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट एज आई सेड मोर देन 20 स्टॉक तो इसलिए जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके कम होंगे तो ऑब्वियसली आपकी कॉन्सेंट्रेशन की रिस्क बढ़ जाती है दूसरी चीज ये हो जाता है कि फ्लेक्सी कैप फंड और फोकस फंड अपने इंडेक्स से काफ़ी अपने अंडरलाइन जो बेंचमार्क होते हैं उससे काफ़ी डिविएट मतलब फोकस फंड बहुत ज़्यादा डिविएट कर सकता है फ्लेक्सी इतना ज़्यादा शायद डिविएट ना करे क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड होता है अभी जैसे मैं कहूँगा हमारा फ्लेक्सी का फोकस फंड जो है उसका बेंचमार्क है BSE 500 जो 500 स्टॉक का इंडेक्स वैसे मैं सिर्फ 20 स्टॉक ले पाता हूँ या 25 ले पाऊंगा या कोई और मेरा जो पेयर होगा वो 30 ले पाएगा तो ऑब्वियसली ऑन अ डे टू डे बेसिस आपके फंड की परफॉर्मेंस और इंडेक्स की परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक डिविएशन आ सकता है तो इन्वेस्टर्स जो है उनको इस बात से कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए या इस बात से नर्वसनेस नहीं हो जानी चाहिए कि आज इंडेक्स 1% ऊपर है निफ्टी 1% ऊपर है लेकिन मेरा फंड तो सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स ऊपर है या चला ही नहीं है आज के दिन में कुछ और दिन ऐसे हो सकते हैं जहाँ इंडेक्स कुछ नहीं करेगा और आपका फंड 2% चल जाए बिकॉज योर पोर्टफोलियो एंड योर स्टॉक्स वेरी लिमिटेड आपके वो 20 या 25 जो स्टॉक है या 30 स्टॉक है अगर उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा चल पड़ा तो आपके लिए डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट आएगा आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि हर एक स्टॉक विल बी 2% 5% ऑन एन एवरेज राइट वेराइज इन अ फ्लेक्सी कैप फंड डाइवर्सिफाइड अगर होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो 55 स्टॉक से हम चला रहे हैं एज ऑफ नाउ इट इज 55 स्टॉक्स सो इट इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड तो आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन वाला जो मुद्दा है दैट इज समथिंग दैट इन्वेस्टर्स शुड बेयर इन माइंड और इसीलिए फोकस फंड को हम जब भी आप अगर फोकस फंड में निवेश करने की आप सोचते हो तो यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ इट दिस वे कि एक तो शायद थोड़ा टाइम फ्रेम को आपको या टाइम होराइजन आपको लंबा करना चाहिए कि आई शुड थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ 3 ईयर पर्सपेक्टिव और मे बी इवन मोर क्योंकि डिविएशन बहुत ज़्यादा आ सकता है इन द शॉर्ट रन तो आप सिर्फ 6 महीना या 1 साल का व्यू रखोगे तो शायद आप रॉन्ग जा सकते हो फ्लेक्सी कैप में टू दैट एक्सटेंट बहुत ज़्यादा रॉन्ग जाने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि आप इंडेक्स अगर 10% बढ़ता है तो शायद आपका फ्लेक्सी कैप अगर ख़राब भी करता है तो वो 9% बढ़ेगा या 8% बढ़ेगा लेकिन फोकस फंड में ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स अगर 10% ऊपर होता है
तो फोकस फंड कैन बी मे बी 5% अप या इट कैन बी 15% अप इन ऑन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड इवन लॉन्गर टर्म में आई थिंक फोकस फंड से आप एक ये उम्मीद रखते हो नॉर्मली कि आपका अल्फा ज़्यादा रहेगा compared to other diversified funds. So in general अगर diversified funds चाहे वो फ्लेक्सी कैप फंड हो या लार्ज कैप फंड हो या लार्ज एंड मिड हो, अगर आपको ये उम्मीद है कि अगर 10 इंडेक्स से मैं 2% या 3% ज़्यादा कमा लूँगा, फोकस फंड में आप ये उम्मीद रख सकते हो कि आई कैन प्रोबेबली हैव 5% आउट परफॉर्मेंस ऑल्सो और मे बी इवन मोर compared to them. अब जैसे कि for example our Focus 20, it has done probably 10% ahead of the benchmark in the last 2-3 years. तो अगर इंडेक्स से 15% मिला है तो यहाँ पे 25% मिला है। तो इस तरीके से आपका मतलब the expectation has to be different in focus funds versus flexi cap funds. And last ये distinction भी कहूँगा कि focus funds are somewhat more volatile, somewhat more riskier because of their concentration compared to flexi cap funds. So I think we can very clearly conclude कि focus funds definitely थोड़े ज़्यादा risky होते हैं compared to flexi cap funds. तो अगर आपको ज़्यादा risk लेना है but diversified portfolio चाहिए तब आप focus funds consider कर सकते हैं. But अगर आपको थोड़ा कम risk लेना है with diversification then flexi cap would be a better approach. You are right. I will only add one thing कि देखिए focus funds को इस तरीके से always brand करना कि focus ले रहा हूँ तो definitely it will be risky is also not right. It can be more, मैं इस तरीके से कहूँगा कि it will be more volatile. It need not necessarily be risky. Riskness और volatility में differentiate करना जरूरी है। Risk तब आ जाता है जब आपकी क्वालिटी ऑफ कंपनीज खराब है तो आपका पोर्टफोलियो डैमेज हो जाता है। वॉलेटिलिटी क्या है कि वो रोज का ये है कि आज मेरा 1% बढ़ा, इंडेक्स 2% बढ़ा, तो वो वॉलेटिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। डिविएशन फ्रॉम इंडेक्स वुड बी मोर इन फोकस मोर, हाँ, उस तरीके से आपको समझना है। नीड नॉट नेसेसरली बी हाई रिस्क, क्योंकि अगर आप फोकस फंड एक अच्छे क्वालिटी की पोजीशन से चलाओ तो इवन अ गुड यू कैन क्रिएट अ गुड क्वालिटी लो रिस्क पोर्टफोलियो इन फोकस 20 एंड फोकस फंड्स एंड येट मेक better returns than other diversified funds. So now let's quickly talk about another category जिसके बारे में आपने हल्का सा टच अप किया था। आपने एक बार बोला था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में वैल्यू मिलना उतना आसान नहीं होता है एंड दैट्स व्हाई यू आर नोन फॉर द कॉन्ट्रा अप्रोच। तो प्लीज टेल अस कि जो कॉन्ट्रा अप्रोच होती है वो स्टॉक पिकिंग में कैसे मदद करती है? सो हाउ इज कॉन्ट्रा अप्रोच हेल्पिंग यू एंड हेल्पिंग इन्वेस्टर्स एज वेल? तो देखिए, इंडिया जैसे मैंने कहा इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट, लार्जली अ ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट, और बहुत कम कैटेगरीज या कुछ बहुत कम ऐसे सेक्टर्स है जहाँ मैं कहूँगा कि मतलब ग्रोथ की एकदम किल्लत है या ग्रोथ लाना बहुत मुश्किल है। मोटा ब्रॉडली आई वुड से इंडिया में हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में देयर इज अंडर पेनिट्रेशन, देयर इज ग्रोथ पॉसिबिलिटी, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू द मार्केट एक्सपैंडिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ब्रॉडली इंडिया इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट, लेकिन बिजनेसेस गो थ्रू साइकिल्स इवन विद इन दैट ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, एंड मोस्ट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस गो थ्रू साइकिल्स। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे सिक्लिकलिटी नहीं आती है। So I think the way we look at a contra fund is for in a overall growth oriented market. How do we capture those industries जो जहाँ पे headwinds चल रही है, जहाँ पे industry is not doing well for the last some time, या उसके अंदर कोई ऐसी companies है which are actually doing even which are hurt by their own doings, और उनकी strategy गलत हो गई है या whatever. So I think as a result of that, अगर some of these companies are beaten down या market ने उसको devalue कर दिया है, तो then we start to use them as contra opportunities in our fund. Buy them at the time जब market बुरी तरह से उस पर pessimistic है, कोई expectations है नहीं, growth आपको visibility कम दिख रही है, and so on and so forth. लेकिन companies ऐसी है जहाँ पे कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन दे आर पासिंग थ्रू अ बैड फेज। सो बेट ये होती है कि जैसे जैसे एज एंड व्हेन द इंडस्ट्री की सिचुएशन सुधरेगी एंड headwinds will convert into tailwinds, growth will start coming back, then that company will be best positioned to take advantage of that, क्योंकि उसके competitive advantages have not gone down. अब जैसे for example I would say telecom as a sector, 2000 to 2010 it had a very strong growth rate because India's penetration of mobile phones was rising. 2010 to 20 was a period when for almost a decade there was a lot of competition, and that same sector, which was a high growth sector, became a challenge sector, or telecom companies did not perform during that time, और companies within that sector also had उनके खुद के अलग अलग individual problems थे, कुछ acquisitions किए थे, कुछ ये वो, so as a result of which उनकी valuations पे काफ़ी असर पड़ा था. But they were companies
which were not which were the market leaders still in their respective area. So as and when you come to a situation जहाँ आपको लगता है कि इंडस्ट्री की अभी growth dynamics will change या growth will come back or headwinds will convert to tailwinds, pricing power आ रहा है, then those same companies can also get significantly re-rated by the market. तो अगर if you in your contra fund, in a contra fund, if you can capture those kind of companies which are reasonably decent in quality but going through bad cycle, then they give you a contra opportunity क्योंकि market swings from pessimism to full optimism, as you know. Pessimism में valuations get too beaten down, और फिर जब situation improves, then those same valuations go from one extreme to another. तो आपको contra fund में benefit ये मिलता है कि जब the reversion takes place, you not only get earnings growth, but साथ ही साथ आपको valuations में भी आपको expansion मिल जाता है. So you get a positive double whammy, both in terms of earnings as well as multiples, and as a result of which आपके returns tend to be much more outsized. The only thing is that you have to, in this fund, you have to exercise a lot more patience, क्योंकि you have to go through that whole journey जहाँ पे pessimism से शुरुआत हुई है and you are waiting for optimism to happen. तो वो एक journey होती है which is at times very taxing. Sometimes it also does not go in the right direction, or therefore you have to exercise a lot more patience, but the reward is very strong. The other thing that we do from a contra perspective, that contra investing में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि it depends on your ability to take risk. तो again, we in a contra fund do not take outsized risk. There might be companies which are doing very badly, going through very tough times, and they might be 2p multiple, 3p multiple, 5p. You buy those kind of companies and sell them at 20p multiple. वो एक तरीके का game है. But you might be dealing with somewhat lesser quality companies in that process, and you are not necessarily sure about their competitive strengths. So we typically do not try to go compromise on the quality of the companies that we buy in our contra fund. We stay to somewhat higher level of quality to begin with. Bad times, good companies in bad times, and who can reassert themselves when the good times start coming back. So I think we focus on that somewhat different basket or bucket of range of companies, and therefore that's how we try to ensure that not only we get the returns, but at the same time do not subject the portfolio to undue risk. Contra fund में it is quite a possibility that if you do not take care of risk control, you may enter companies which are in a bad phase but might continue to remain in a bad phase for a prolonged period of time, and that can go against you and hurt your portfolio performance. So I think उस बात का ध्यान रखना है, लेकिन अगर वो आपने ठीक से उसको कैलिब्रेट कर लिया तो not only can you expand returns, लेकिन आप रिस्क को भी ठीक से मैनेज कर सकते हैं. Sure. Okay. So now let's we've spoken so much about flexi cap focused funds, contra funds के बारे में भी बात किया. तो आप एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी के बारे में बात करते हैं ताहिर सर, जो बहुत फेमस हुई, फिर लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना कम कर दिया, एंड अगेन इट इज़ पिकिंग अप, विच इज़ मिड कैप एंड स्मॉल कैप एज अ सेगमेंट. अगर अभी हम देखें दोबारा जो इन्वेस्टर्स आर चेजिंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स, वी सॉ 47,000 crores inflows in mid cap and small cap funds in between Jan to June, right, in the first half of this year. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप हमें ये बताइए कि क्या आपको लगता है हर्ड मेंटालिटी की वजह से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? डू यू थिंक दे आर फीलिंग कि हम शायद मिस आउट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मिड कैप और स्मॉल कैप में दोबारा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं? एंड व्हाट आर सम ऑफ द रेड फ्लैग्स जो एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में जब वो इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वो सिर्फ रिटर्न्स को देखते हैं, शायद वैल्यूएशन को भी कंसिडर नहीं करते हैं, एंड दे इन्वेस्ट इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स. सो प्लीज टेल अस कि वो रेड फ्लैग्स भी क्या हैं जो हमें इस कैटेगरी में देखना चाहिए, और इतना इन्फ्लुएंस क्यों आ रहा है अभी? नम्रता, मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक हमारी थॉट प्रोसेस रही है पिछले कुछ सालों में, एटलीस्ट आफ्टर कोविड, is कि India's economy is generally in a decent phase of expansion, and ये शायद can continue for a reasonably long period of time as we stand today, and notwithstanding जो कुछ अड़चनें बीच में आती रहती है, शायद from a global standpoint या geopolitical standpoint, या for now let's say for example this whole tariff related global conflict, या कुछ हद तक even other issues such as डॉलर का क्या होगा, या what will happen to deficits of various countries and so on, जो बहुत सारे ऐसे burning issues है
लेकिन आई थिंक इफ वी कट अक्रॉस ऑल दैट वी स्टिल मेंटेन दिस थिंग कि इंडियाज इकोनॉमी इज एन एक्सपेंशनरी फेज एंड ये कॉन्फिडेंस इस बात से ज़्यादा है कि कंपेयर टू मेनी अ टाइम्स इन द पास्ट, आप अगर 2019 से पहले देखें या 2015 से पहले देखें या इवन 2010 से पहले देखें तो क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स वी हैड अ सिचुएशन वेयर इकोनॉमी में बैलेंस शीट्स की प्रॉब्लम आती थी. uh, uh, Sometimes it used to come because of from the banking side. Sometimes it used to be balance sheet problems with corporates. Sometimes government की balance sheet थोड़ी खराब हो जाती थी. तो when balance sheet related problems used to occur, ये जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो रुक जाता था एंड काफ़ी साल निकल जाते थे फॉर इट टू कम बैक, बिकॉज बैलेंस शीट की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको रेक्टिफाई करने में काफ़ी समय लग जाता है. इट इज़ नॉट यू नो एज सिंपल टू रेक्टिफाई अ बैलेंस शीट प्रॉब्लम. ऑन दी अदर हैंड अगर पीएनएल की प्रॉब्लम आती है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले की प्रॉब्लम आती है, वो टिपिकली और ज़्यादा आसान होती है इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई इट, क्योंकि वो इट इज़ मोर अबाउट बिजनेस कंडीशंस थोड़े डिप हो जाते हैं या डिमांड थोड़ी कम हो जाती है या सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो उस कारण से आपको पीएनएल की सिक्लिकलिटी आती है. लेकिन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम ज़्यादा टफ होती है रिजॉल्व करने के लिए. सो आई थिंक थैंकफुली इन फ्रॉम एन इंडिया पर्सपेक्टिव, अगर इफ़ वी सी एट दिस स्टेज नाउ, मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट्स आर स्टेबल. चाहे वो कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट की अगर बात करें तो वी डोंट सी एनी ग्रेट रेड फ्लैग एज फार एज कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर कंसर्न. ना कि इवन इन केस ऑफ गवर्नमेंट की बैलेंस शीट भी काफ़ी हद तक सुधर गई है. दे हैव कंटिन्यूसली रिड्यूस डेफिसिट्स एंड दे हैव बीन वेरी रेजर फोकस्ड on maintaining fiscal discipline and so on. Same is the case with banks also. By and large, banks ki bhi balance sheets have been very strong. Despite COVID and everything else, they have a reasonably strong balance sheet compared to, let's say, what it was during the period between 2014 to 9. तो पॉइंट ये है कि जब बैलेंस शीट्स आपकी स्ट्रांग होती है तो देन योर एबिलिटी टू ग्रो इवन इफ द वर्ल्ड अराउंड यू इज समवॉट थोड़ी हलचल अगर हुए और अनस्टेबल है तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है. सो आई थिंक आवर एबिलिटी टू थिंक एंड इंडिया कैन ग्रो इन दिस विसिनिटी ऑफ 6.5% विदाउट ग्लोबल टेलविंड्स इज क्वाइट हाई. और अगर ग्लोबल टेलविंड्स आ जाते हैं, थोड़ी ग्लोबल की सिनेरियो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, टैरिफ के मामले आर बिहाइंड अस एंड फ्यू जियोपॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज आल्सो समवॉट सेटल डाउन, ये 6.5% कैन इवन गो अप टू मे बी 7.5. तो 8-9 शायद करने के लिए वी माइट रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, बट we are at least we have the potential to go up to 7.5%. So अगर माहौल इस तरीके का रहता है तो generally what I'm coming to is we have maintained a fairly constructive view on mid caps and small caps throughout. आपने जैसे कहा कि in the last 12-18 months ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे investors have got worried because of either valuation, या regulator has got worried because valuations have become frothy, या at times you have felt कि बहुत ज़्यादा excessiveness हो गई है, या there's a lot of herd mentality and feeling of missing out etc. Despite that and उसको लेके शायद corrections भी आए हैं, but in general I think still the environment has been very conducive to investing in mid cap and small caps. So I think मेरा message to investors would be only this, that we are still in that cycle. Yes, mid caps and small caps are best bought when there is a certain amount of pessimism around these. So pessimism में in fact you should actually display more confidence. And अगर आपको शॉर्ट टर्म में लगता है कि थोड़ा एलिवेटेड है या ज़्यादा थोड़ा market has moved a little ahead of fundamentals or valuations in mid cap and small caps are looking too excessive, you should in fact pull back at that time. So you should adopt, basically what I'm trying to say, कि contrarian approach रखो mid cap and small cap में. Don't chase, but definitely start taking a more constructive stance when actually things are not going in or things are going against the mid cap and small. And you got 2-3 occasion ऐसे आए हैं. Early in 2025 आया था. I think if I remember, even in early part of 2024 we had that situation. So investors who have made investments during those phases, unki compounding after 3 years, 4 years, 5 years will be far better than those who will probably come at when everything is hunky dory.
even they will make money, but your return differential will obviously be there. So my last thing would be in mid cap small cap, please take it as please take it constructively. ये एक ऐसा मौका है in the history of this country where you have that you are passing, you should be happy that you are living through that phase in which you are in a country which has the best chances of growth in the global economy, and you have the ability to take advantage and participate in that growth. So embrace it, don't shy away from it. Yes, you have to do your risk mitigation, you have to do your portfolio diversification, you have to choose the right manager, right portfolio, even in mid cap or small cap. Lekin this is not a category which you should stay away from, because बहुत पैसा आ रहा है, पैसा आता रहेगा and supply भी आएगी, new companies भी आएगी, new listings भी आएगी, तो supply will match demand. So that is my. And last you talked about red flags. Red flags are basically, मैं कहूँगा कि as of now red flags यही है जो मैंने समझा है कि अगर आपको we come to a stage where you feel that either one or more of the constituents of the economy, whether it is government या corporates या it is banks, उनकी अगर बैलेंस शीट अगर बिगड़ने लग जाती है तो then that is a very deep problem. At that time, then the mid cap and small cap and the economic cycle can become very difficult. And then in that scenario, mid cap and small caps can underperform materially for longer periods of time. वो as of now is not on the horizon. Doesn't look like that it will erupt very badly in India. कुछ हद तक अगर बैलेंस शीट जहाँ एक्सटेंशन हो रहा है या क्रेडिट ज़्यादा चल रहा है is basically in the household sector. Yeah, households are incrementally taking more credit, but it is still manageable. It is not, and the regulator is keeping a very close watch on that also. So I think that is the primary red flag, and otherwise it is about individual companies. If you are investing in individual stocks, small cap or mid cap stocks, so then you need to be on top of the fundamentals of the company. That goes without saying. And there you have to assess the risk of every individual company which you have in your portfolio. But when you are picking a mutual fund which is a mid cap or a small cap fund, then I don't think there is any, you have to just be confident about the manager who is managing your fund, and if he or she has a good track record and does things with a decent framework and discipline, then I think risk will get automatically managed along the way. ओके सो दैट सर, ये बताइए कि ऐसे बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जो हर महीने अपने इक्विटी फंड्स का डेटा पब्लिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या स्टॉक्स खरीदा, क्या बेचा, एंड ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस डेटा को कंज्यूम करते हैं, राइट? सो दे लुक एट दिस डेटा. सो प्लीज टेल अस कि ये डेटा देख के कि मेरे पोर्टफोलियो में से कौन से स्टॉक्स जा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स उसमें ऐड हो रहे हैं, उससे मुझे क्या बेनिफिट होता है? सो हाउ डज इट हेल्प एन इन्वेस्टर अंडरस्टैंड अबाउट द फंड जब वो ये डेटा देखते हैं? So I think if every investor is not capable of doing that with a lot of clarity and granularity, because they don't have the tools to analyze हर एक कंपनी को आप समझना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. So I think बट अगर कुछ बड़े जो होल्डिंग्स है आपके फंड में या आपके पोर्टफोलियो में या वो स्कीम के, उसमें अगर कोई बड़े चेंजेस होते हैं, शायद वो टॉप होल्डिंग स्टॉक है, अगर वो निकल जाता है या कुछ और एक नया स्टॉक आ जाता है विच बिकम्स द टॉप होल्डिंग, तो आई थिंक तब कुछ, एंड आई वुड नॉट से जस्ट द नंबर 1 स्टॉक बट मे बी द टॉप 10 और टॉप 15 स्टॉक्स को अगर आप थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करें तो आपको फंड मैनेजर का अप्रोच या माइंडसेट या थिंकिंग प्रोसेस आपको शायद पता चल जाएगा कि ये अब इस तरीके के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ सेक्टर, अगर स्टॉक से ज़्यादा मैं कहूँगा सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए कि सेक्टरल वेटेजेस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, कि कभी शायद हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस है या कभी इंडस्ट्रियल्स पे ज़्यादा फोकस है या कभी आईटी पे फोकस आएगा, तो आप जज कर पाओगे कि फंड मैनेजर की माइंडसेट किस तरीके से मूव हो रही है, क्या वो ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, क्या वो ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है. उस तरीके के आपको आउटकम्स या आपको अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर सकते हो. या तो यू एज आई सेड कीप अ टैब ऑन द टॉप फ्यू होल्डिंग्स, टॉप 10 या 15 होल्डिंग्स.
दैट विल बी द लार्जेस्ट पार्ट विच विल इन्फ्लुएंस द पोर्टफोलियो. एंड कभी कभार अगर एग्जिट्स होते हैं तो यू नो एज आई सेड कि इट दैट ऑल्सो मे गिव यू सम क्यूज के व्हाई अ company has been exited. Is it on account of valuation या शायद is it on account of any changes to the business, and then that may you may probably want to investigate a little more in detail. So Okay. I think that should be sufficient for most investors, Okay. unless you are very savvy and you want to do a lot more examination. You're free to do so. ओके वंडरफुल सो दैट्स एक और जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है जो बहुत फेमस है एंड हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में बहुत वैल्यूएशन बढ़ा है इन दिस कैटेगरी इज गोल्ड एंड सिल्वर राइट. तो अगर हम इन जनरल प्रेशियस मेटल्स की बात करें प्लीज टेल अस कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या प्रेशियस मेटल्स होने चाहिए. लाइक शुड वी इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर एंड अगर करना चाहिए तो वो हमारे पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है. सो मैं कहूँगा कि गोल्ड और सिल्वर का रेलेवेंस अब कुछ सालों से और आने वाले सालों में विल बी हायर देन व्हाट जो पुराना उनका वेटेज या इन्फ्लुएंस या अटेंशन इन्वेस्टर्स ने रखा है या फंड मैनेजर्स ने रखा है. सो आई थिंक सिंपली बिकॉज गोल्ड और सिल्वर की ज़्यादा एप्लीकेशन शायद इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से इतनी ज़्यादा नहीं है. सिल्वर की कुछ हद तक है, तो वो ज़्यादा इंडस्ट्रियल साइकिल से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल्स या इकोनॉमिक लेवल ऑफ रिस्कीनेस इन द इकोनॉमी ग्लोबल रिस्क कंट्रोल के लिए शायद ज़रूरी है और उनकी इम्पोर्टेंस रेलेवेंस जैसे मैंने कहा बढ़ती जाएगी बिकॉज वी आर फेसिंग कंडीशंस जहाँ पे देयर इज़ द ग्लोबल फ्रेमवर्क इज़ चेंजिंग. Countries are starting to think about their own interest. Globalization से हम deglobalization की तरफ जा रहे हैं. There is a possibility के डॉलर की relevance थोड़ी कम हो सकती है over a period of time. And in those kind of scenarios, gold and silver will help you, provide that diversification to your portfolio and help in risk control. Okay. तो मैं कहूँगा कि आई थिंक बोथ गोल्ड एंड सिल्वर की महत्वपूर्णता बढ़ जाएगी. इंस्टेड ऑफ वाइल इंडियंस डू आर रीजनेबली वेल इन्वेस्टेड इन गोल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, बट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट आपके गोल्ड और सिल्वर एलोकेशन को अगर आप शुड एड्रेस इट नॉट मे बी जाए बाय डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर बट थ्रू स्ट्रैटेजीज लाइक मल्टी एसेट फंड्स. मल्टी एसेट फंड में के थ्रू आप अपना गोल्ड और सिल्वर एक्सपोजर को आप बढ़ा सकते हैं. दैट इज़ अ बेटर वे टू डू इट रादर देन बाइंग अ डायरेक्ट गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज वो फिजिकली भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड इवन अदरवाइज ऑफ कोर्स यू कैन बाय गोल्ड एंड सिल्वर ETFs, बट आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर बाइंग इट थ्रू अ मल्टी एसेट फंड गिव्स यू बेटर कंट्रोल. And I strongly advocate investors to look at multi-asset funds जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दी जाती है. फॉर एग्जांपल हमारे मल्टी एसेट फंड में वी गिव गोल्ड, वी कैन बाय एज मच एज इवन 30% इन गोल्ड. टुडे ऑल्सो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 15% इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड 4-5% इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर. सो एक मटीरियल इन्वेस्टमेंट आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए इन दी मल्टी एसेट फंड. ऐसा कोई मल्टी एसेट फंड अगर आपके सामने आता है तो आई थिंक यू शुड यूज दैट in order to increase your gold and silver exposure. But relevance of gold and silver will definitely it will rise in the आने वाले 4-5 सालों में. It will be much better, much higher compared to what it was probably in the last 10 or 15 years. Okay. So just one last question Tahir before we end this podcast, and I think हमने बहुत सारे insights देखे हैं. We've got insights from you around flexi cap funds, stock picking strategies, focus funds, contra funds. We've spoken about small and mid cap. Tahir से ये बताइए कि generally investors जो होते हैं वो equity markets को लेके क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से शायद वो पैसा lose करते हैं, right? So tell us from your context as well as an investor, आपने ऐसी क्या गलतियाँ करी हैं and what has your experience been like as an investor? And ऐसी क्या चीज़ हैं जो हमें शायद अवॉइड करनी चाहिए एट डिफरेंट मार्केट साइकिल्स. सो देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो दो गलतियाँ
जनरली मैंने देखी और मेरे खुद से हुई है, वन इज़ दैट क्लियरली डू नॉट इंटरप्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। आप शायद थोड़ा उसको कैलिब्रेट कर सकते हो अप एंड डाउन अगर आप ज़रूरत पड़े तो, कि यू कैन इंक्रीज योर एसआईपी, लोअर योर एसआईपी, इंक्रीज योर लमसम, लोअर योर लमसम, बट डू नॉट ब्रेक इट, डू नॉट स्टॉप इट। वो तो एक सबसे बड़ा क्राइम होगा मेरे हिसाब से। आई थिंक यू आर ऑल्टिंग योर और यू आर इंटरप्टिंग योर कंपाउंडिंग and journey. Yeah. So definitely please do not under any circumstances आपके friends, well wishers, ये वो कोई भी आपको जो भी कह दे, but I think that is the discipline that you have to maintain. आप अगर equity markets में रहना चाहते हो तो definitely maintain continuity, do not interrupt it, whether it might be mutual funds या आपके अगर portfolio investments overall individual stock investments है तो भी उसको interrupt नहीं करना चाहिए. That is one. Second is that I don't think you need to do a lot of stuff. हालांकि mutual fund houses will throw a lot of products at you and we will come with every now and then a new NFO and we'll offer you a lot of products and that we do because अलग अलग लोगों की अलग अलग requirements होती है, अलग अलग risk profiles होते हैं, तो वो हमारा काम है. But I think as an investor you don't need to necessarily buy 20 mutual funds or even 10 mutual funds. मैंने खुद ने मेरे पास शायद 10 थे, मैंने उसको 4 या 5 कर दिए. Okay. So I think that is enough to meet your requirements, whether it is high risk, low risk, defensiveness, managing volatility, excessive returns, stable returns, monthly returns, जो भी आपको चाहिए. I think within 4 or 5 products, I think it can be easily, you can capture most of the requirements that you have. So because क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा invest करोगे, आप बहुत सारे diversity लेके आओगे तो you will find it difficult to manage. You will I'm a reasonably strong believer in focus, इसलिए I run a focus strategy also, and that same principle I apply even in selection of mutual funds. कि you don't need to have 20 mutual funds, you can do it 5, maybe 7 if you like, but क्योंकि आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे, आप उसको ठीक तरीके से एनालाइज नहीं कर पाओगे, एंड देन यू विल प्रॉब्ली मेक रॉन्ग डिसीजंस एंड यू विल कीप चेंजिंग, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उस तरीके से आपका मतलब approach रहेगा. So I think it is better to, yes, you can maybe exit out of 2 mutual funds and add another 2 mutual funds, but don't keep adding and just expanding your bouquet beyond the point it will become unproductive आपके लिए. तो ये मेरे दो बाकी सब तो I think more or less manage हो जाता है, but these are very, ये psychologically important है, यहाँ पे psychology ज़्यादा play करती है और इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए. Okay. Sure. Wonderful. Thank you so much, Tahir sir. I think it was a wonderful conversation. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है आज. And thank you so much for giving us your time. So thank you so much. Take care. Thank you. Pleasure. It was nice to be on this show. Thank you very much. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Tahir. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो आज हमारे जो questions थे, they were mostly around flexi cap funds and focused funds. तो सबसे पहले हमने Mr. Tahir से ये पूछा कि जो flexi cap funds होते हैं, वो एक investor के portfolio में कितने ज़रूरी होते हैं. So Mr. Tahir says कि जो flexi cap funds होते हैं, वो काफ़ी flexible होते हैं क्योंकि वो एक investor को access देते हैं to stocks across sectors, across industries, across market caps. तो जो flexi cap funds होते हैं, वो flexible होते हैं in different market cycles, क्योंकि जब markets difficult होती हैं तो flexi cap funds में ज़्यादा large cap allocation हो जाता है. जब rising stock market होती है तो flexi cap funds mid cap या small cap की तरफ अपना allocation बढ़ा देते हैं. So basically जो flexi cap funds होते हैं, उनकी flexibility की वजह से it gives them the strength to perform across market cycles. फिर हमने मिस्टर ताहिर से focused funds और flexi cap funds के बीच में difference पूछा. एंड मिस्टर ताहिर सेज कि देखा जाए तो जो फोकस फंड्स होते हैं उनमें जो मैक्सिमम स्टॉक्स आप रख सकते हैं वो है 30, whereas फ्लेक्सी कैप फंड्स में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. तो ही सेज कि इसी वजह से जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो वेल डाइवर्सिफाइड होते हैं, वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं कंपेयर टू फोकस फंड्स. तो इसीलिए जब आप फोकस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड्स. अब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है इसका मतलब ये नहीं है कि फोकस फंड ज़्यादा रिस्की हैं, इसका मतलब यही है कि इनका जो डिविएशन है फ्रॉम द इंडेक्स वो थोड़ा ज़्यादा होगा. फिर हमने मिस्टर ताहिर के साथ थोड़ा मिड और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर ताहिर सेज कि अगर हम देखें तो कोविड के बाद आफ्टर द पैंडेमिक इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक एक्सपेंशनरी फेज में है
ऐसे कोई बहुत बड़े रेड फ्लैग्स नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड जो बैंक्स की बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो ही सेज कि अभी एनवायरनमेंट काफ़ी कंड्यूसिव है फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स एंड ही ऑलवेज सेज कि जब पेसिमिज्म का समय होता है तो वो सही समय होता है टू इन्वेस्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स. तो अगर आप इस समय में मिड या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तब आप फार बेटर रिटर्न्स बनाएंगे compared to those investors जो बुल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. ही ऑल्सो सेज कि यू आर लिविंग इन अ कंट्री जिसका जो ग्रोथ रेट है वो शायद सबसे अच्छा है इन द वर्ल्ड. सो ही सेज कि मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है अज्यूमिंग आपने अपने लिए एक सही मिड या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है. फिर हमने मिस्टर ताहिर से ये पूछा कि बहुत सारे फंड हाउसेज जो हैं ये डेटा पब्लिश करते हैं हर महीने कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स खरीदे या कौन से स्टॉक्स बेचे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं इस डेटा को देखते हैं. सो वी आस्क्ड हिम इस इन्फॉर्मेशन से एक इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है. तो मिस्टर ताहिर सेज कि सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो के 10 से 10 to 15 टॉप स्टॉक होल्डिंग्स देखने चाहिए. आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका फंड कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपके फंड मैनेजर एक अग्रेसिव अप्रोच फॉलो करते हैं या डिफेंसिव अप्रोच फॉलो करते हैं. फिर जब आप ये देखेंगे कि कौन से स्टॉक से एग्जिट किया है सो यू विल गेट टू नो कि वो वैल्यूएशंस की वजह से था या फिर वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी जिसकी वजह से फंड मैनेजर ने उस स्टॉक में से एग्जिट किया. फिर हमने मिस्टर ताहिर के साथ गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर ताहिर सेज कि अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो एक सही अप्रोच होगी कि आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करिए. आप गोल्ड या सिल्वर ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं टू गेट द रेलिवेंट एलोकेशन इन गोल्ड एंड सिल्वर. ही सेज कि गोल्ड और सिल्वर का जो डिमांड है वो अगले 4 या 5 साल में काफ़ी बढ़ने वाला है compared to the last 10 years. फिर हमने मिस्टर ताहिर से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर ताहिर सेज कि सबसे पहले अपनी SIPs को कभी भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. आप अपने SIP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं लेकिन कभी भी अपनी SIPs को रोकना नहीं चाहिए. ही ऑल्सो सेज कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स नहीं होने चाहिए. एक बैलेंस पोर्टफोलियो में 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स बहुत होते हैं क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं तो आप उनको इफेक्टिवली मॉनिटर नहीं कर पाएंगे. सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I do hope all of you had a wonderful learning experience. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.